मनवा का स्टार्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो खुद के ही घर पे बैठ के दिमाग में सोच रहा था कि कैसे 5 साल पहले उसका ब्रदर कहीं पे गुम हो गया था। बट अचानक से इन 5 सालों में उसको खबर मिला कि उसके ब्रदर को डेथ घोषित कर दिया गया है। अब 3 साल पहले हमारे मेन कैरेक्टर की जो मदर थी वो भी पास्ट अवे ड्यू टू इलनेस। अब उनको इस इलनेस के बारे में बहुत ही पहले से पता था, बट फिर भी वो खुद के रेस्ट ऑफ द लाइफ खुद के छोटे बेटे को ढूंढने में लगा थी। बट अल्टीमेटली वो अभी एक बेटर प्लेस में बिलोंग करती है। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मिलिट्री में काम करता था। अब उसका मदर का डेथ की वजह से वो कोरिया को छोड़ के साउथ अफ्रीका में खुद के पोस्टिंग के लिए चला गया। एंड इसके बाद कोई भी रीजन नहीं था कोरिया पे वापस आने का। अब तभी हम लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है एक बॉक्स के साथ। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका जो लिटिल ब्रदर था, उसका डेड बॉडी मिलने के टाइम पे ये सारे के सारे चीजें वो बहुत ही ज्यादा टाइटली हक करके था। मतलब ये सारा का सारा चीजें उसके लिटिल ब्रदर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब उस बॉक्स के अंदर ही हमारे मेन कैरेक्टर को एक पिक्चर मिलता है जहाँ पे उसका जो यंगर ब्रदर था वो एक आर्मर को पहन के था, जिसे देख के उसे लगता था कि उसका यंगर ब्रदर कहीं पे फिल्म में शूट कर रहा था। एंड उसके साथ ही उसको एक पॉकेट वॉच भी मिलता है उसी बॉक्स में। अब ये जो पॉकेट वॉच है ये इन कैरेक्टर ने खुद की यंगर ब्रदर को दिया था। अब जब ये वॉच उसके यंगर ब्रदर को वो दे रहा था तब उसका यंगर ब्रदर बहुत ज्यादा खुश था। उसे भी बहुत टाइम से एक ऐसे ही वॉच की जरूरत थी। एंड हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत सोच समझ के ये जो वॉच है ये उसको खरीद के दिया। अब इस टाइम पे वो खुद की कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ ही दिनों में वो खुद का जो ये घर है उसको लीव करके खुद कॉलेज के लिए जाने वाला था, इसीलिए ये गिफ्ट उसने खुद के यंगर ब्रदर को दिया था। अब तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस वॉच को थोड़ा बहुत इधर उधर खोल के देखने लगता है। थोड़ा बहुत देखने के बाद अचानक से वो देखता है कि ये वॉच बिल्कुल सही है। बट जब उसने खुद के यंगर ब्रदर को इस वॉच को गिफ्ट में दिया था तब सम रीजन ये वॉच ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब जब हमारा मेन कैरेक्टर उस वॉच को खोलता है तभी अचानक से उसके सराउंडिंग में एक आदमी का वॉइस आने लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस वॉइस को सुन के पहचान लेता है ये उसका यंगर ब्रदर का वॉइस है। अब ये वॉइस स्टार्ट करता है एक जर्नल को जो हमारे मेन कैरेक्टर के ब्रदर ने हमारे मेन कैरेक्टर के लिए रिकॉर्ड करके गया था इस वॉच के अंदर। अब ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये सब कुछ सुन के वो भी सोचने लगता है क्या वो हेलुसिनेट कर रहा है यहाँ पे। तभी हम लोग को सुनाई देता है कि उसका जो यंगर ब्रदर है यहाँ पे उसका 5 साल पहले गुम होने के बाद का हर एक सिचुएशन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले वो खुद के ओल्डर ब्रदर से माफी मांगता है एंड बाकी सारा का सारा चीजें डिस्क्राइब करता है कि कैसे वो 5 साल पहले गुम हुआ था। अभी ये सब कुछ का शुरुआत हुआ था अक्टूबर 9, 2013 पे। अब उसको एक बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का मैसेज खुद के मोबाइल पे शो हुआ था। अब जो यंगर ब्रदर है वो इस मैसेज को देख के इसे एक स्पैम मैसेज की तरह लेने लगा। बट जब वो इस मैसेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा तो उसे कुछ इंटरेस्टिंग सा चीजें के थ्रू मिला। अब जो मेन कैरेक्टर का यंगर ब्रदर है वो इस तरीके का मैसेज को इग्नोर कर देता, बट उसके सामने तभी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका मदर थी जो उस इलनेस की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती थी। तभी उसे ऐसा लगने लगा कि शायद ये काम करने से वो खुद की मदर का जो इलनेस है उसका कोई क्योर ढूंढ पाएगा। एंड इसीलिए वो इस वर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कर देता है। अब इसके बाद से ही उसको बहुत सारे अजीबोगरीब ड्रीम्स आने लगता है। अब आते हैं अक्टूबर 12, 2013 पे। अचानक से उसका जो यंगर ब्रदर है वो एक वर्ल्ड पे टेलीपोर्ट हो गया था जहाँ पे ड्वार्फ्स, एल्व्स, ऑर्क्स एंड बहुत सारे टाइप के मॉन्स्टर्स को दिखा था। इसे देख के वो ये समझ पाया कि ये किसी टाइप का ड्रीम नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड है जो अर्थ पे बिलोंग नहीं करता। इस वर्ल्ड के सेंटर पे एक बहुत ही बड़ा टावर था जो सन गॉड टावर के नाम से जाना जाता था। विद सन गॉड टावर को कोई भी अगर क्लाइम करना स्टार्ट करके इसे कंप्लीट कर देता है तो ऐसा माना जाता है कि इस टावर के पावर्स की वजह से वो भी एक गॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमारा जो मेन कैरेक्टर का छोटा भाई है उसका इंटरेस्ट था सिर्फ और सिर्फ एक एलिक्सर के ऊपर। अब ये एक टाइप का एलिक्सर था जो किसी भी टाइप के इलनेस को क्योर कर सकता था। अब वो एलिक्सर इसी टावर के अंदर कहीं पे था जिसे हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे भाई को ढूंढना था, बिकॉज वो खुद के मदर को क्योर करना चाहता था। अब अक्टूबर 28, 2013 का बात बोला जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे भाई ने एक टीम को फॉर्म किया था एंड उसके बाद इस टावर को क्लाइम करना स्टार्ट कर दिया था। अगर हम इस वर्ल्ड को थोड़ा सा नॉर्मल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो ये वर्ल्ड उससे बहुत ज्यादा डेंजरस है एंड इसको मेस्ड अप को किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। अब नवंबर 9, 2013 में वो डिसाइड करता है कि वो खुद के घर से भाग के इस वर्ल्ड पे परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा जिससे वो और ज्यादा एफिशिएंटली इस टावर को क्लाइम कर सके। एंड वो ऐसा ही करता है, खुद का हर एक टाइज खुद का जो मेन वर्ल्ड है उससे तोड़ देता है। दिसंबर 1, 2013। अब उसने जो ग्रुप का गैदर किया था उस ग्रुप को नाम दिया था आर्टिया। ये आर्टिया हर एक साइड से वन ऑफ द
बेस्ट एडवेंचर ग्रुप था। अब ऐसे ही करते करते डेट के साथ ये जर्नल चलते रहता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर को पूरे के पूरे जर्नल का पिक्चर्स दिखाई देता है। वहाँ पे ये भी डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे एक दूसरे ग्रुप के साथ इस आर्टिया ग्रुप का वॉर छिन गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे आर्टिया मेंबर्स मरे गए थे। ऐसी टाइम पे हमारे मेन कैरेक्टर का जो यंगर ब्रदर है उसको एक लेडी से प्यार हो गया था, बट इस वॉर की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशानी में रहने लगा। तभी उनके ग्रुप के अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गया कि इस ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा मेंबर भी था जो दूसरे ग्रुप का स्पाई था, जो इस ग्रुप का इंफॉर्मेशन दूसरे ग्रुप में लीक कर रहा था। इसी वजह से ग्रुप के अंदर ही जितने सारे मेंबर्स थे उनके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। इसी टाइम पे अचानक से एक दिन जिस लड़के से उसने प्यार कर बैठा था वही लड़के उसको धोखा देके चला गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया एंड उसके बाद ही स्टार्ट हुआ एक बहुत ही बड़ा वॉर। इस वॉर पे हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे भाई के साथ कोई भी खड़ा नहीं था, सब कोई उसके अगेंस्ट में थे एंड उसके ग्रुप मेंबर्स ने उसको बिट्रे कर दिया। अब इसी टाइम पे हमारा जो यंगर ब्रदर है वो उस एलिक्सर को हासिल करने में कामयाब हो जाता है, बट एक दिन अचानक से बहुत सारे ऐसे ही प्लेयर्स इस वर्ल्ड के हमारे यंगर ब्रदर को घेर लेता है। अब यहाँ पे उस एलिक्सर को भेजने का भी कोई तरीका हमारे मेन कैरेक्टर के यंगर ब्रदर्स के पास नहीं था। तभी वो खुद के दिमाग में सोचने लगते कैसे इस वर्ल्ड पे सिर्फ एक ही आदमी है जिसके ऊपर वो अभी भरोसा कर सकता है, वो है हमारा मेन कैरेक्टर। तभी वो इन सारे के सारे एनिमीज के साथ लड़ाई करने लग जाता है, बट अल्टीमेटली उनके मैन पावर के सामने वो भी हार मान जाता है एंड यहीं पे उसका डेथ होता है। बट इस वॉर में भी उसने इस एलिक्सर को कहीं ना कहीं पे छुपा दिया था एंड वो खुद के ब्रदर को रिक्वेस्ट करता है अगर उसे ये जर्नल मिले तो इसे पढ़ने के बाद वो प्लीज इस एलिक्सर को ढूंढने जाए उस वर्ल्ड पे, जिसके बाद वो इस एलिक्सर के हेल्प से उनके मदर को क्योर कर पाए। अब अचानक से ये जर्नल खत्म होने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग आने लगता है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारा मैना जाने लगता है। वो तभी सोचता है कि क्या ये वही पावर है जो अदर वर्ल्ड के पर्सन्स को मिलता था उस वर्ल्ड के जाने के टाइम पे। तभी वो खुद के ब्रदर के बारे में सोचने लग जाती है कैसे उसको बहुत ही बुरी तरीके से बिट्रे किया गया था इस वर्ल्ड पे एंड वो उसका बदला लेगा एंड यही सोचते सोचते अचानक से उसका जो एवेकनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये एवेकनिंग कंप्लीट होने के बाद उसे बहुत सारे स्किल्स मिला था, उसके सामने अचानक से एक विंडोज ओपन होता है जिसमें उसका स्टैट्स दिखाया जाता है। अब ये सब कुछ देख के वो खुद के दिमाग में सोचते हैं कैसे उसके ब्रदर को मारा गया था उस वर्ल्ड पे एंड कैसे 5 सालों के बाद उसे उसके ब्रदर की डेड बॉडी मिला था। ये सब कुछ सोचने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड खुद के मन में ये वादा करता है कि वो खुद के ब्रदर का जो डेथ है उसका एवेंज उन सारे के सारे लोगों से लेगा जो उसके ब्रदर को बिट्रे किया था एंड उनको उसी वर्ल्ड के पावर्स के अकॉर्डिंग मार डालेगा। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत इस विंडो को देखने लगता है एंड वो खुद के दिमाग में सोचते हैं कि क्या यही स्टेटस विंडो है एंड उसको इसे देख के बिल्कुल एक गेम टाइप का लगता है। अब ये जो एवेकनिंग कंप्लीट हुआ था, इस एवेकनिंग कंप्लीट के टाइम पे उसे कहा गया था कि उसका जो बॉडी है वो इस विंडो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, बट फिर भी अभी तक हमारे मेन कैरेक्टर का जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा लैक करता है बहुत सारे एक्सेस पे। अब उसे कुछ कुछ एबिलिटीज मिलता है जिसके अंदर सबसे पहला एबिलिटी था कोल्ड ब्लडेड। ये जो एबिलिटी है इसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर कोई भी चीज से इम्यून है, इवन माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉश, अगर वो पहली बार इन सारे के सारे चीजों को महसूस करता है तो। अब उसका जो सेकंड एबिलिटी है वो है ड्रैगन विजुअल प्रोएस। अब उसे यहाँ पे एक ड्रैगन आई टाइप का चीज मिलता है जिसकी वजह से वो खुद के एनिमी एंड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का वीकनेस का पता लगा सकता है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल एबिलिटी है। अब जब वो जर्नल पढ़ रहा था तभी उसे ये भी पता चला था उसका जो छोटा भाई है वो 11th फ्लोर में एक ड्रैगन कैलेक्टस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। आई थिंक यही कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही हमारे मेन कैरेक्टर को ये एबिलिटी मिला है। अब जो तीसरा एबिलिटी है वो है हाइटेंड सेंसेस। हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसका जो 5 सेंस है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे छोटे से छोटे चीजों को भी महसूस कर सकता है। अब इन सारे के सारे एबिलिटीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है जितना ज्यादा हमारा मेन कैरेक्टर इन सारे के सारे एबिलिटीज को यूज करेगा, उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा एंड उसके साथ साथ एबिलिटी का जो पावर है वो भी बढ़ता रहेगा। बट उसे इन सारे के सारे एबिलिटीज के अलावा भी एक और बहुत ही बढ़िया एबिलिटी मिला है जो है क्लेयरवॉयंस। अब ये जो एबिलिटी ये शायद से उसको वॉच की वजह से मिला है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि अभी वो इस पूरे के पूरे सिनेरियो को ऐसे ही फॉलो करता रहेगा। वो खुद के दिमाग में सोचे कैसे उसका भाई ने शायद से ये सोचा था कि उसका बड़ा भाई ये एलिक्सर को लेके उस वर्ल्ड से वापस आ जाएगा, बट अभी जो सिचुएशन है उससे उस एलिक्सर को ले आना उसके भाई के लिए कोई भी फायदेमंद नहीं है एंड उसके साथ साथ उसके ब्रदर को जिसने बिट्रे किया है उन सब से रिवेंज लेना ही अभी हमारे मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर का टारगेट बन चुका है। अभी हम लोगों को दिखा जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कहीं पे जा रहा है एंड वो एक सार्जेंट को कॉल लगाता है। अब उसके साथ कुछ कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए वो यहाँ पे डिनर के लिए इनवाइट करता है उस सार्जेंट को, बट उसे उतना ज्यादा कुछ चीजें रिप्लाई ना देते हुए हमारा मेन कैरेक्टर खुद के फोन एंड पुराने बैकपैक एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म को जला देता है एंड उसके बाद वो खुद के हाउस को होल्ड करके वहां से चला जाता है। अब वो एक सेट ऑफ एक्सेसरीज, क्लोथ्स एंड उसके साथ कुछ वेपन्स भी लिया था जिससे वो उस वर्ल्ड में जाके इनिशियल डेज में सर्वाइव कर सके। अब हमारे मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे ग्रेनेड्स एंड गन्स को भी लेने का सोचा था, बट ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा यूजलेस है बिकॉज बाद वाले टाइम पे अगर एक गन का गोली खत्म हो जाता है तो वो वहाँ पे मतलब उस वर्ल्ड पे कहीं पे भी मैगजीन्स या फिर ग्रेनेड्स नहीं पाएगा। तो ये सब कुछ का जो प्लान है वो उसे कैंसिल करके वहां से चला जाता है। अब वो थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता करता है कि उस वर्ल्ड पे जो फर्स्ट राउंड था ना वो लगभग एक वीक पहले से स्टार्ट हो गया था। अब जो नए प्लेयर्स यहाँ पे लेट स्टार्ट करते हैं तो उनका जो जितना ज्यादा दिन वो लेट स्टार्ट करेगा उतना ही उनको एडवांटेज दिया जाएगा। अब उस वर्ल्ड का एक ही रूल था कि यहाँ पे एक ट्यूटोरियल सबसे पहले उनको पास करना था। अब इन ट्यूटोरियल पे उस प्लेयर को बाकी सारे के सारे प्लेयर्स जो उसके ऊपर रैंकिंग में है उन सबको सरपास करना था एंड वो इतने सारे प्लेयर्स को सरपास करेगा उतना ही बढ़िया उसका रैंक बाद वाले टाइम पे उसको मिलेगा। तभी वो खुद की वॉच पे देखता है एंड ये पता चलता है उसको कि यहाँ पे एक गेटवे अपीयर होने वाला है। तभी उसके सामने एक ब्लैक गेट अपीयर होता है जिसे ओपन होते ही वहां से एक ब्राइट कलर का व्हाइट रोशनी उसके सामने दिखाई देता है। वो उस व्हाइट रोशनी के अंदर चला जाता है एंड उसके बाद वो गेट भी क्लोज हो जाता है एंड यही टाइम पे हम लोगों को खुद के मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो है चा जन हू। तो हम लोग अब से खुद के मेन कैरेक्टर को जनहू के नाम से पुकारेंगे। अब वो उस डोर पे घुसने के बाद उस टावर के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। अब वो अभी के लिए उस टावर का जो फ्लोर 0 है वहाँ पे था। अब कोई भी पर्सन को इस टावर को क्लाइम करने के लिए उस पर्सन को प्रूफ करना था कि वो इस काम के लिए क्वालिफाइड है या नहीं एंड इसी क्वालिफिकेशन के लिए उसे एक ट्यूटोरियल को पास करना था। अब इस टावर पे अगर हमारा मेन कैरेक्टर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है एंड खुद का रिवेंज लेना चाहता है तो अभी के लिए उसे इस ट्यूटोरियल में एक बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर को अचीव करना पड़ेगा। ये हाई स्कोर इतना ज्यादा होना चाहिए कि जिससे वो इस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर फर्स्ट प्लेस अचीव कर पाए एंड इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे हिडन टैट इंक्रीजिंग चीजें छुपा हुआ है। अब इन सारे के सारे चीजों को हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि जनहू को फिगर आउट करना पड़ेगा एंड खुद के स्टैट को मैक्स आउट करना पड़ेगा उस टावर को क्लाइम करने से पहले। एंड यही सोचते सोचते जनहू एक मास्क को पहन लेता है खुद के आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। तभी अचानक से उसके सामने एक गॉब्लिन लाइक फिगर अपीयर होता है जिसे देख के जनहू डर के खुद का नाइफ को बाहर निकाल के डिफेंसिव फॉर्म में खड़ा हो जाता है। अब उसे ऐसा करते हुए देख के सबसे पहले वो गॉब्लिन लाइक फिगर खुद को इंट्रोडक्शन देता है एंड वो कहता है कि वो इस फ्लोर 0 का मैनेजर है एंड वो जनहू को ऑर्डर देता है खुद के वेपन को हटाने के लिए। तभी जनहू भी सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो इन मैनेजर्स का बातों को पूरी तरीके से नहीं सुनते हैं जिसकी वजह से वो बाद वाले टाइम पे बहुत सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को मिस कर जाते हैं। तो इसी वजह से जनहू यहाँ पे बहुत ही ध्यान से इस फ्लोर मैनेजर की हर एक बातों को सुनने लगता है। अब जनहू का इस तरीके का बिहेवियर देख के वो गॉब्लिन ये समझ पाता है कि जनहू इन सारे के सारे चीजों से बहुत ज्यादा फेमिलियर है। तो इसीलिए वो यहाँ पे उतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन ना देते हुए सीधे ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन के ऊपर चला आता है। वो कहता है ये ट्यूटोरियल टोटल 7 स्टेजेस में है जिसे ए से लेके जी तक डिवाइड किया गया है हर एक स्टेज को। यानी सारे के सारे स्टेज को एक प्लेयर को लगभग 30 दिन के अंदर क्लियर करना है। यानी सारे के सारे स्टेजेस में बहुत सारे अलग अलग एनवायरमेंट्स क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से एक प्लेयर खुद के एबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। अब ये जो टाइम लिमिट है इसके अंदर ही इन सारे के सारे स्टेजेस को एक प्लेयर कैसे क्लियर करता है उसके ऊपर उसे पॉइंट दिया जाएगा एंड हर एक स्टेजेस में जितने सारे उसको पॉइंट गैदर कर पाएगा फाइनल में उन सबको ऐड करके उसे एक फाइनल स्कोर दिया जाएगा। अब एक प्लेयर का स्कोर जितना ज्यादा होगा उसका रिवॉर्ड का जो वैल्यू है वो फ्यूचर वाले टाइम के लिए उतना ही बढ़िया रहेगा उस प्लेयर के लिए। अब ये सब कुछ डिस्क्राइब करने के बाद वो गॉब्लिन यहाँ पे कहता है कि इस जो ट्रायल होने वाला है इस ट्रायल में ऑलरेडी 1 वीक हो चुका है एंड इन 1 वीक में बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी कुछ कुछ फ्लोर्स को क्लियर कर चुके हैं। तो क्या यहाँ पे जनहू इस ट्रायल को अभी स्टार्ट करेगा या फिर इसका जो नेक्स्ट राउंड आएगा उस नेक्स्ट राउंड में ये स्टार्ट करेगा इस ट्रायल को। तभी जनहू भी खुद के दिमाग में सोचता है कि कैसे जो टॉप ग्रुप्स है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं इन 1 वीक में एंड उसे ऑलरेडी ये सब कुछ पता था एंड वो एक्सपेक्ट ही कर रहा था कुछ इस तरीके का सिचुएशन। तभी यहाँ पे वो गॉब्लिन ये भी
कहता है कि इन सारे के सारे जो स्टेजेस है इनको क्लियर करने के टाइम पे हर एक स्टेजेस में उसे एक ग्रुप मेंबर की जरूरत पड़ने वाला है। तो वो इन स्टेजेस को कंप्लीट करने से पहले एक 3 या फिर 5 मेंबर्स का कोई ग्रुप तैयार कर ले। तभी यहाँ पे जनवू उसको पूछ लेता है कि अगर कोई प्लेयर यहाँ पे सोलो एक स्टेज को क्लियर करे तो उसे क्या ज्यादा पॉइंट मिलेगा या फिर ज्यादा स्कोर मिलेगा। तभी यहाँ पे वो गॉब्लिन खुद के दिमाग में सोचने लगती है कैसे इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं वो सोलली खुद के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करके खुद को हाई एंड माइटी समझ लेते हैं, बट अल्टीमेटली उन लोगों को इस ट्रायल के अंदर ही डेथ का सामना करना पड़ता है। अब ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद जनवू उस गॉब्लिन को कहता है कि अगर यही पूरा इन्फॉर्मेशन है तो वो आज ही से इस ट्रायल को स्टार्ट करना चाहता है। तभी जो गॉब्लिन है वो यहाँ पे उस फ्लोर को ऑर्डर दे देता है एंड उसके बाद ही जनवू का जो 0 फ्लोर का ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाता है एंड उसके बाद वो गॉब्लिन वहां से गायब हो जाता है। तभी जनवू भी देखता है कि उसके सामने एक टाइमर स्टार्ट हो चुका है। इसके मुताबिक उसे एग्जैक्टली 30 डेज के अंदर इस पूरे के पूरे ए से लेके जी तक स्टेजेस को क्लियर करना पड़ेगा। तभी वो एक व्हाइट लाइन को क्रॉस करता है एंड जिसके बाद एक मैसेज आता है जहाँ पे जनवू ये समझ पाता है कि ये ब्लॉक ए है एंड इसे क्लियर करने के लिए उसे बहुत सारे ट्रैप्स को आइदर डिस्ट्रॉय या फिर स्किलफुली डॉज करना पड़ेगा। मतलब ये जो ब्लॉक ए है इस टाइल का मेन ऑब्जेक्टिव ही है ट्रैप से बचना। जनवू खुद के दिमाग में सोचती कैसे उसके ब्रदर ने पहले ही जर्नल पे इस ब्लॉक ए के बारे में बता दिया था, बट जनवू को अब भी पता नहीं था कि ये ट्रैप्स कहाँ पे है या फिर कैसे ट्रिगर्ड होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए उतना ज्यादा कोई वैल्यूएबल नहीं था। वैसे ही करते करते जनवू धीरे धीरे कुछ ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए चलने लगता है। तभी अचानक से उसके ऊपर और बहुत सारे एरोज आके लगता है जिसे वो किसी तरीके से खुद के बैकपैक के हेल्प से रोक लेता है, बट वो देखते ये सारा का सारा एरोज आयरन एरोज है। इसकी वजह से वो उसके बैकपैक को भी अवॉइड करके चला आता है। और जनवू प्लान बनाता है कि कैसे वो इन सारे के सारे ट्रैप्स को अवॉइड करने के लिए जो वॉल है उसके साथ जाएगा, इसके उसका जो मिनिमम अमाउंट ऑफ बॉडी पार्ट्स है वो एक्सपोज हो पाए उन सारे के सारे ट्रैप्स से। बट ऐसे करते हुए भी उसे बहुत सारे एरोज लगता है एंड उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रैप्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जनवू को खुद के आर्म एंड बाकी सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे एरोज लगा था। अब इन सारे एरोज को लगने की वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन फील होता है एंड वो एक जगह पे स्टंट हो जाता है। तब जनवू खुद के दिमाग में सोचता है कि उसे पता था कि ये जो ट्यूटोरियल है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, बट इतना ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस अगर वो खुद के दिमाग में थोड़ा और ज्यादा जोर लगा तो इसकी वजह से वो इंसेन हो जाएगा। तभी वो एक एक करके हर एक एरोस को खुद के बॉडी से बाहर निकलने लगता है। फिर उसे वो खुद के मिलिट्री टेक्निक्स के थ्रू उन वुंड्स के ऊपर एक बर्निंग कॉटन को रख देता है जिसकी वजह से उसका जो ब्लड बाहर निकल रहा था वो रुक जाता है। अभी इसी चीज की वजह से उसके बॉडी पे कुछ बर्न्स आ गया था एंड यहाँ पे उसे क्योंकि कोल्ड ब्लड की वजह से वो बर्निंग इफेक्ट से इम्यून हो जाता है। मतलब इसके बाद अगर कोई भी फायर टाइप का चीजें उसके बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो उससे वो इम्यून है। अब खुद